चलो, तो मैंने तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स बायोलॉजी के बारे में बता दिया था, है ना। फिर उसके बाद जो सेल थ्योरी थी उसके बारे में भी समझा दिया था। ये जो था अपनी स्लाइड जो विजिबल नहीं थी वो स्लाइड है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को पढ़ना है कि प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, यूकैरियोट सेल क्या होती है, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों की, सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सारी चीजें बता ही चुका हूँ। तो ये स्लाइड्स में विजिबल नहीं हो रही थी ना कुछ मोबाइल में। फिर ये डिस्कवरी के बारे में, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में ये देखा था, बताया था। ये इसका ईयर भी याद रखना, पूछा जाता है, इसलिए मैंने सुबह इसका ईयर लिखा है, तो बाकी किसी का नहीं लिखा है, लेकिन इसका पूछते हैं। रॉबर्ट हुक का डिस्कवरी ऑफ 1665, देन 1675, आफ्टर 9 ईयर, इसके 9 साल बाद एंटोनी वन लीवनहॉक ने बताया। फिर उसके बाद 2 दशक लग गए, मतलब 2 दशकों तक, 1600 के बाद 1700, 1800, मतलब 150 2 दशक निकल गए। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। ठीक, 1838 में स्लीडन ने और 39 में श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, ये बताया था। इसके ईयर भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ विर्चो ने देन उसमें मॉडिफिकेशन किया था 1855 में, और कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला की नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। ठीक, तो ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। देन ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, है ना, कि रिएक्शंस बायोलॉजी क्या होती है, क्या बताया था, फिजिको केमिकल अप्रोच, है ना, एक सुबह बता चुका हूँ। फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, इसका रीजन भी बता चुका हूँ। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शन है वो सारे कर सकते हैं, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो तुम काम कर सकते हो वो यूनिसेलुलर भी कर सकता है। इंदर ऐसे नहीं कि तुम बड़े बड़े उठा सकते हो पत्थर, उस रिस्पेक्ट पे नहीं। लाइफ को, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो तुम करते हो अपने अंदर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, वो सारी चीजें एक सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, परफॉर्म करता है ना। सारे फंक्शन जो तुम करते हो वो सारे फंक्शन वो भी करता है, वो भी अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है यूनिसेलुलर। और तुम हो मल्टी सेलुलर, तो तुम्हें बेनिफिट क्या मिला कि तुम बड़े बड़े काम करते हो ना, मतलब और भी जो उसके अलावा भी, लाइफ के अलावा जो इसेंशियल फंक्शन उसके अलावा बहुत काम करते हो। तो क्यों करते हो, क्योंकि मल्टी सेलुलर हो। और यूनिसेलुलर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही सेल है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लेबर ऑफ डिवीजन है, तुम्हारे बहुत सारे आदमी है, तुमने उससे बहुत सारे काम करवा रहे हो, तो परफेक्शन है। मल्टी सेलुलर के पास परफेक्शन है, लेबर ऑफ डिवीजन है, यूनिसेलुलर के पास नहीं है। पर यूनिसेलुलर की एक बात, एक के पास एक चीज है, ये मोर्टल नहीं है, इमोर्टल है। इमोर्टल कैसे हैं, ऐसा नहीं कि बस इनको गर्म करो तो मरेंगे, नहीं, मर जाएंगे, गर्म करोगे, पॉइजन दोगे, जैसे ये अमीबा है। ठीक है, अब इसको तुम गर्म करो तो मर जाएगा, अब जैसे इमोर्टल स्टम में नहीं बोलते। अब ये इसमें डिवीजन होगा, तो ये पेरेंट था, ये डिवीजन होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। तो ये डॉटर सेल कहाँ, ये इसकी डेथ हुई क्या, नहीं, ये तो आगे चला गया, फिर ये आगे फिर से 2 में कन्वर्ट हो गया, अब इसकी डेथ हुई क्या, नहीं, इस वाले की, ये पेरेंट हुआ, इसकी भी डेथ नहीं। इस टाइप से क्या होता है, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल होते हैं, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो मोर्टल होते हैं। तो ये जो लेबर ऑफ डिवीजन मिला तुमको, जो इतनी इफिशिएंसी मिली, उसकी कॉस्ट क्या है, मोर्टिलिटी, ये उसकी कॉस्ट है। तुम मल्टी सेलुलर बने हो, इतना काम परफॉर्म कर रहे हो, तो इसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी तुम्हें, मोर्टिलिटी, मर जा रहे हो तुम, है ना। एक फिक्स टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को फिर अपने बच्चों में तुम इनहेरिट हो जाओगे, मतलब अपना साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं कर पाओगे, पूरा का पूरा बॉडी नहीं कर सकते ना, जबकि यूनिसेलुलर कर सकता है। तो ये तुम्हारी कॉस्ट है, जो तुम परफॉर्म कर रहे हो ना, इसकी ये कॉस्ट है।
क्या किसके लिए, मतलब जो इफिशिएंसी है तुम्हारे वर्क की इफिशिएंसी कॉस्ट क्या है, मोटिलिटी। ठीक है, ये एक चीज है। फिर आ जाओ सेल के बारे में बता चुका हूँ कि सबसे पहले रॉबर्ट ने हुक ने देखी, देन एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने देखी, देन रॉबर्ट वार्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। सेम चीजें हैं सेल। देन सेल थ्योरी भी समझा चुका हूँ, मार्था जो स्लीडन थे और स्वान ने दी। ठीक, स्लीडन और स्वान एसएस। ठीक है, अब स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, ये बताया था। और ये बॉटनिस्ट, अभी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आ सकता है ना, पूछा हुआ है। अब पूछा हुआ है तो इसमें से कौन जूलॉजिस्ट कौन से बॉटनिस्ट हैं, और जो जूलॉजिस्ट थे वो ब्रिटिश के थे, ये भी याद रखना। और जो श्वान थे वो जर्मन थे। इसमें से जो अब इसमें से तुम्हें क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने करी, स्वान ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्कवर बाय स्वान। एंड ऑल्सो ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने करी, स्वान ने। याद रखना है। ठीक है, मैंने ऐसा याद रखा है, श्वान मतलब संस्कृत में श्वान का मतलब शायद डॉग होता है, तो श्वान मतलब एक कोई एनिमल हुआ, एनिमल मतलब जूलॉजी से रिलेटेड है, तो ये जूलॉजिस्ट, इसलिए जूलॉजिस्ट कहते हैं। और दूसरा बच्चा वो बॉटनिस्ट है। ठीक, तो ये सेल थ्योरी के बारे में हो गया सारी चीजें। फिर सेल थ्योरी में क्या थे उसके पॉइंट्स, दो पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। पहली चीज, उसमें मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, और उसमें ऐड किया हमने सेलुलोज सेलुला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज होल सेल थ्योरी। देन आ जाओ साइटोप्लाज्म पे। अब साइटोप्लाज्म जो होता है उसको देखते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म पूछे तो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड है ना, सेमी फ्लूइड, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसका काम क्या है, ये मेन एरेना प्रोवाइड करता है, मेन एरिया होता है, एरेना मेन एरेना ऑफ केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, और वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर मेन जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या जितनी केमिकल एक्टिविटी होगी वो सब किसके अंदर होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर। क्यों होती है, वो सेल को लिविंग स्टेज में बनाए रखने के लिए, है ना। क्यों, सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए। सेल एक क्या है, समझा चुका हूँ, एक ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, अगर डिसऑर्डर हो गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे तुम्हें क्या होता है, डिसऑर्डर बोलते हैं, डिसीज डिसऑर्डर, जो कि तुम एक ऑर्डर में बने हुए, उस ऑर्डर को बनाए रखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक, और अगर वो एनर्जी नहीं मिली, डिस्टर्ब हुई, तो तुम क्या हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगे। अभी बोलते हैं ना डिसऑर्डर हो गई, ये डिसऑर्डर है, हार्ट फेलर, हार्ट का डिसऑर्डर है किसी का भी, तो वो ऑर्डर में था, अब डिसऑर्डर हो गया क्योंकि तुम उसको पूरी एनर्जी नहीं दे पाए। ठीक, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म को लेकर। अब ऑर्गेनेल्स के बारे में भी ऑलरेडी ऑर्गेनेल्स के बारे में बता चुका है। ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो केवल और केवल किसमें मिलेंगे, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोट में मिलते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। और प्रोकैरियोट में केवल एक ऑर्गेनेल मिलता है, उसका नाम है राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, 70s टाइप का होता है। ठीक है, चलो। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बता चुका हूं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में कहाँ पड़े हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। यूकैरियोट के अंदर ईआर में मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों जो हैं इनके पास अपना, जैसे है तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, पर इनके अंदर जो ये होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम, वो 70s होता है। ठीक है,
यूकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है? एटीएस राइबोसोम। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो राइबोसोम मिलेगा वो यूकैरियोट के अंदर वो कौन सा मिलता है? एटीएस। पर इसी के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम का 70S। ठीक है, तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि जब देखो प्रोकैरियोट सेल से क्या बनी? यूकैरियोट सेल बनी। तो जब यूकैरियोट सेल बनी तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हो गई? यूकैरियोटिक सेल के आके सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाने लग गई। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना जाता है कि सिम्बायोटिक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि आके यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोटिक रूप से रहने लग गई हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली, आगे चले। चलो, अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, है ना, बता चुका हूं पहले ही। किसमें आता है, कौन से ग्रुप में? मोनेरा या प्रोटिस्टा? प्रोकैरियोटिक, मोनेरा में आएगा। साइज क्या है? लेंथ इसकी 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, देन हो जाओ बैक्टीरिया के पास, तो इसका 10 टाइम कर लो, तो 0.3 का 10 टाइम कितना होगा? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये हो गई एक बैक्टीरिया की साइज। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, स्मॉलेस्ट कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते, बता चुका हूं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है? एग। किसका एग? लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच। किसका? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, आइसोलेट मतलब अलग सेल, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, फिर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हो गई, सॉरी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सी है? हमारी जो नर्व्स जो होती हैं वो होती हैं लॉन्गेस्ट, है ना, लंबाई में। इस बॉडी हो गई, इधर एक जोन हो गए, ये हो गया न्यूरॉन। तो जो लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, वो नर्व सेल्स है। तुम्हारी आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये तुम्हें याद रखने हैं साइज वगैरह, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो ये तुम्हें बता दिया था कि दो चीजें होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या क्या? जीनोम होता है और प्लाज्मिड होता है। जीनोम क्या करता है? जीनोम, ये दो टाइप के डीएनए होते हैं ना, ये दोनों क्या है? डीएनए। जीनोम और प्लाज्मिड क्या करता है? ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर। ये काम होता है किसका? जीनोम का। प्लाज्मिड का काम, डीएनए काम क्या होता है? यूनिक फिनोटाइप प्रोवाइड करना। सुबह बता चुका हूं। ठीक, ये जो ये होता है वो सिंगल होता है, और सिंगल एंड सर्कुलर। ठीक, ये चीज हो गई। और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं ना, क्योंकि ये क्रोमोसोम मतलब, तो ये जीनोम वाला हुआ, मतलब क्रोमोसोम नहीं बनता प्रोकैरियोट में, पर बोल दिया क्रोमोसोम मतलब में जैसे यूकैरियोट में जो मेन जीनोम होता है क्रोमोसोम के अंदर होता है, तो ये उसके बाहर पाया जा रहा है प्रोकैरियोट में, तो इसलिए बोला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब जो इसमें हेल्प ना करे वन जनरेशन दूसरे जनरेशन में
इंफॉर्मेशन कैरी करने में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, तो ये जो होता है वो कैसा होता है, यूनिक फिनोटाइप देता है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलता, कुछ बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, तो ये चीज फिर इसका मैंने बताया था तुम्हें निफ और टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और निफ जो होता है वो राइजोबियम का, ये तुम्हें बता चुका हूं, है ना। चलो, तो अब ये हो गया डीएनए के बारे में, सो है ना। और जीनोम डीएनए क्या होता है, बड़ा होता है और इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इस लाइक है वसीयत, समझा चुका हूँ पूरा का पूरा जैसे। ठीक, चलो अब आ जाओ बैक्टीरिया के सेल एनवेलप पे। मेनली प्रोकैरियोट में कौन आते हैं बताए, पूरा मोनेरा ग्रुप में कौन आया था, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा कौन था, बैक्टीरिया। और कुछ जगह पे जब बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तो 99% तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा 1% भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप। अब बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो होता है वो, या प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट जो होता है वो होता है, सबसे आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेकंड लेयर होती है सेल वॉल, थर्ड लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टीएम। वही ऑर्डर है, बस एक ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर बढ़ गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ये सबसे आउटर मोस्ट पहली चीज तो ये याद रखो क्या है, आउटर मोस्ट है ना। और क्या काम करता है ये, जो होता है इसका कंपोजिशन डिफर होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है ना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। क्या करता है, डिफर, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग कंपोजिशन होता है, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग कंपोजिशन और थिकनेस होती है। अब उसके भी अलग अलग नाम है। अगर लूज है ना, कंपोजिशन और थिकनेस लूज है, या हो सकता है कि टाइट है, टाइट और थिक या एंड टफ, थिक एंड टफ। ठीक, या तो लूज शीथ के फॉर्म में होगा ये ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर थिक एंड टफ होगा। तो अगर लूज और शीथ के फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। तुमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड, ये वो स्लाइम मोल्ड नहीं है, स्लाइम मोल्ड नहीं, सॉरी, स्लाइम लेयर, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, है ना। एक तुमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स। और अगर थिक और टफ है तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। किसकी बात कर रहे हैं, ये सब ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अब सेल वॉल, दूसरा स्ट्रक्चर सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, डेड होती है। पहली चीज तो सेल वॉल क्या होती है, डेड स्ट्रक्चर है। ये ग्लाइकोकैलिक्स भी एक डेड स्ट्रक्चर है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेड स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है। तो देखो ये क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी शेप, ये ना तो फैल सकती है ना सिकुड़ सकती है। तो ये डिटरमाइन करती है किसको, शेप को, है ना। शेप जो होता है वो फिक्स होता है। फिर उसके बाद और दूसरा काम क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी। क्या देगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये किसका काम हुआ, सेल वॉल का। ठीक, किस चीज से, अभी किस चीज से हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय जो इनिशियल एनवायरनमेंट याद करो कैसा था, जो पूरा पानी था उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स थे, तो हाइपरटोनिक टाइप का था, तो सेल बस्ट हो सकती थी, है ना, फूट सकती थी या सिकुड़ सकती थी, श्रिंक हो जा सकती थी। तो सारी चीजों से, बस्टिंग से, कोलैप्सिंग से बचाता है कौन, सेल वॉल। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये एक्चुअली में, ये तीनों मिलके एक्चुअली प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, तीनों मिलके जो है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और टीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटेक्शन लेयर। पर जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये
एक चीज देखिए तो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पहचानता है ग्लाइकोकेलिक्स के थ्रू, ठीक है। और तीनों ही मिलके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाओ, ठीक है। तो जब सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, डेड होती है, डिटरमाइन शेप करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, पूरी कहीं पे भी सेमी परमिएबल, या एक और टर्म अब आया है सिलेक्टिव परमिएबल, बेस्ट है सिलेक्टिव परमिएबल। पहले टर्म यूज करते थे सेमी परमिएबल, अब आया सिलेक्टिव परमिएबल, ये बेस्ट है, वो सिलेक्ट करती है। सेमी मतलब होता है हाफ, हाफ परमिएबल, हाफ पास कर देती है, हाफ नहीं जाने देती। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करके पास करती है, ये बेस्ट आंसर है सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल, क्या लगाओगे, सिलेक्टिव, ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। ठीक, और जो सिलेक्टिव है, सिलेक्ट करेगी तो आउटर वर्ड से इंटरेक्ट करेगी कौन, पीएम, है ना, ये तो लिविंग है, पीएम लिविंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो नॉन लिविंग चीजें हैं बाहर वाली, वो तो इंटरेक्ट कर नहीं सकती ना, इंटरेक्ट कौन करता है, जो लिविंग होगा, तो यही इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। सर बट एनसीईआरटी पे तो सेमी पर एनसीईआरटी में सेमी परमेबल लिखा हुआ है, कहाँ गई, हेलो, ये देखो अभी इसमें सेमी परमिएबल लिखा है, आगे जो चैप्टर आई है नई एनसीईआरटी में भी लिखा है सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। जो न्यू हाँ एनसीईआरटी सर। उसमें तुम प्लांट वाले चैप्टर में आओगे तो वहां सिलेक्टिव परमिएबल, ये नया टर्म यूज हुआ है, पहले सेमी परमिएबल ही कहते थे। एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी वहां सेमी परमिएबल है, अब नई एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह पे तुम्हें प्लांट वाले चैप्टर में और भी मुझे लगता है सेल वाले चैप्टर में भी सिलेक्टिव कर दिया है क्या, जहां पे भी ऑस्मोसिस का ये बताया है सेल के थ्रू मूवमेंट, वहां पे उन्होंने सिलेक्टिव परमिएबल टर्म यूज किया है, या सेमी परमिएबल लिखा भी है तो उसके साथ सिलेक्टिव परमिएबल भी यूज किया है, ठीक है। तो इसको याद रखो, ठीक। और ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, ये हो गया। उसके बाद ये तीनों मिलके क्या बनाएंगी, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और पीएम क्या बनाएगा, तीनों मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिमिलर होता है, ये बताया था सुबह भी मैंने, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में। अब आ जाओ मीजोसोम्स, बताया था इनफोल्डिंग होती है, सुबह बताया था इनफोल्डिंग होती है, किसकी इनफोल्डिंग होगी, इसके पास है क्या, केवल एक ही चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं ना, तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, जो कि जितने भी इसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। जितने भी इसेंशियल फंक्शन है कौन परफॉर्म करेगी, ये करेगी। तो ये क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लेमिली, किस फॉर्म में होती है, इन मीजोसोम्स किस फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लेमिली, ठीक है। तो जो मीजोसोम इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल ट्यूब्यूल्स और लेमिली के फॉर्म में होता है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मीजोसोम, है ना। ये देखो, ये जैसे एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा एक्सटेंशन होता है अंदर की तरफ, ये दिस इज मीजोसोम, ठीक है। अब ये जितने भी इसेंशियल फंक्शन है, तो इसेंशियल फंक्शन क्या है, बॉडी के लिए इसेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, तुम रेस्पिरेशन करो, रेस्पिरेशन इसेंशियल है, जब तक फूड ब्रेक नहीं होगा तुम खाना नहीं खा सकते हो, मतलब वो मतलब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम्हें एटीपी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये कौन करता है, मीजोसोम। सेल वॉल का उस समय के एनवायरनमेंट में
हार्श एनवायरनमेंट में सेल वॉल फॉर्मेशन यही करती है मीजोसोम। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब सेल डिवीजन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, डॉटर सेल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, यही करेगी मीजोसोम करेगी। ठीक है, उसके अलावा सीक्रेशन कौन करेगा, यही करेगी, सीक्रेशन का काम यही करेगी, है ना, सीक्रेशन, सीक्रेशन। ठीक है, और प्लाज्मा, अब इतनी सारी इनफोल्डिंग हो गई है ना, देखो तो इनफोल्डिंग के कारण इसका जो है वो सरफेस एरिया भी बढ़ाती है, क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये भी इसी काम है, और सरफेस एरिया के साथ साथ एंजाइमेटिक कंटेंट भी इसी के पास होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे काम जो है वो यही करती है, एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक, नोट कर लिया इसको। चलो हटा रहा हूं ना। अब मीजोसोम हो गया, मीजोसोम के बाद तो मीजोसोम में क्या क्या एसेंशियल फंक्शन, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन, सीक्रेशन, इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक कंटेंट, ये सारे काम किसके हैं, मीजोसोम के। देन क्रोमेटोफोर, अब क्रोमेटोफोर को देखो, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, क्रोमा मीन्स होता है कलर, और फोर मतलब टू बियर, मतलब जो उसको धारण करे, टू बियर, टू बियर मतलब जो उसको रखता है अपने पास, तो क्रोमा कलर मतलब क्रोमेटोफोर, तो ये सभी में नहीं मिलता क्रोमेटोफोर, क्रोमेटो मतलब क्रोमा मतलब हमेशा याद रखना, क्रोमा मीन्स होता है कलर, ये चीज कहीं नोट कर लो, जहां भी क्रोमा वर्ड आ जाए, क्रोम वर्ड आ जाए, क्रोमा इसका मतलब होता है कलर, तो कलर को जिसके अंदर कलर भरे हो, तो ये सभी में नहीं हो, कलर की जरूरत किसको है, जैसे